हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस.एन. रावल आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि एग्ज़ाम पास में आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आपको YouTube के माध्यम से वे क्वेश्चन में करवाऊं जो परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल से यदि आप नए जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज अपनी कविता है पतंग। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको देखिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में समझा दूं। वैसे तो मैंने ये पतंग जो कविता है ये YouTube चैनल पे करवा रखी है। आप आरोभाग 2 कक्षा 12वीं के नाम से प्लेलिस्ट पे सर्च कर लेना, उस पर ये कविता आपको मिल जाएगी। और पूरी कविता की व्याख्या मैं करवा चुका हूँ, कवि परिचय में लिखवा चुका हूँ दोस्तों। और वैसे ये जो कविता है इंपॉर्टेंट है, तीनों पैराग्राफ इसके बोर्ड में आ चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दूँ आपको, और फिर जो क्वेश्चन आंसर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो अपन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, बात करें कविता अपनी कौन सी आज, कविता है पतंग। क्या है? पतंग है। देखो पतंग कविता है। कवि की बात करें तो कवि कौन है? आलोक धनवा। ठीक है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1948। कहां हुआ? मुंगेर बिहार में। ठीक है, ये इनका जन्म हो गया। अब बात करें इनकी रचनाओं की, रचनाएं, तो दोस्तों देखो रचनाओं में एक तो है जनता का आदमी, जनता का आदमी, एक है ब्रुनो की बेटियां, और एक कविता है, एक रचना है भागी हुई लड़कियां। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनके अलावा इनका एक मात्र काव्य संग्रह भी है जो प्रकाशित हो चुका है, जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही क्वेश्चन आंसर के अंदर अपने देख उधर मैंने क्वेश्चनों में करवा भी रखा है। तो दोस्तों बात करें, कविता पतंग है, कवि का नाम आलोक धनवा है, जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ। रचनाएं यदि बात करें तो जनता का आदमी, ब्रुनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियां हैं। आलोक धनवा ऐसे कवि रहे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की, ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की दोस्तों। और जो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस पर अब चर्चा करते हैं। कविता है अपनी पतंग। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अच्छा दोस्तों देखते हैं, देखिए पतंग कविता में, पतंग जो कविता है, पतंग कविता में सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि कवि ने बात अपन करें कौन सी ऋतु का वर्णन किया है? शरद ऋतु का। कौन सी ऋतु का वर्णन किया है? शरद ऋतु का वर्णन किया है। और शरद ऋतु का किया है मानवीकरण। क्या किया है? मानवीकरण किया है। ठीक है। पतंग कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं, बाल सुलभ इच्छाओं व बालकों के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। बाल सुलभ इच्छाओं का मतलब होता है बालकों की स्वाभाविक इच्छाएं, और बाल क्रियाकलापों से मतलब है बच्चों के खेल से। ठीक है, वैसे मैं पूरी कविता आपको YouTube चैनल पर करवा चुका हूं। तो अब आप आइए क्वेश्चन आंसर पर। जो हमारी डिमांड है वर्तमान में, बच्चों की डिमांड है कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर कराओ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर ही लेके आऊँ दोस्तों। तो देखिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न व तथ्य देखिए। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में आता रहता है। तो आपको याद रखना है कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। याद हो जाएगा दोस्तों। क्या है? कौन सा काव्य संग्रह है?
दुनिया रोज बनती है। ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जो 1998 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पतंग कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? इसका आंसर है दुनिया रोज बनती है, इसी काव्य संग्रह से ली गई है। पतंग कविता में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का वर्णन है। शरद किसका प्रतीक है? प्रकाश का प्रतीक है। ये वे क्वेश्चन है जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं अवश्य वाले, उनमें ये बनते हैं और ये बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, तो आप ध्यान रखें, देखो इधर। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पतंग कविता की शैली है, पतंग कविता की शैली है दोस्तों, मैंने प्रतीकात्मक भी लिखा, चित्रात्मक भी लिखा और बिंबात्मक भी लिखा। तो मान लीजिए ऑप्शन में इन तीनों में से कोई सा भी आता है तो एक पे टिक लगा दीजिए आप। प्रतीकात्मक भी सही है, चित्रात्मक भी सही है, ठीक है, और बिंबात्मक भी सही है। तीनों में से एक ऑप्शन आप चुन लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, शरद आया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में अलंकार है, कौन सा है? मानवीकरण है। वैसे तो पूरी कविता का मानवीकरण किया गया है, पूरी कविता में अपन देखते हैं तो दोस्तों क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। खरगोश की, अच्छा, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब जड़ सत्ता पर निजी वस्तुओं पर क्या किया जाता है? मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है, सजीवता का आरोप किया जाता है, वहीं पर मानवीकरण अलंकार होता है। आपको चित्र से पता होगा मानवीकरण अलंकार का उदाहरण, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इनकी कवि ने संध्या का भी क्या कर दिया है? मानवीकरण कर दिया है कि संध्या रूपी नायिका, संध्या जो है वो एक नायिका के समान क्या कर रही है? पृथ्वी पर नीचे उतर रही है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार है, कौन सा है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार आप जानते हैं दोस्तों, जब उपमे की उपमान से क्या करते हैं? तुलना करते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब ये क्वेश्चन तो वो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, अवश्य वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है वे बड़े भी मैं आपके सामने लाया हूं, देखिए। वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास का क्या तात्पर्य है? यानी कि कविता में क्वेश्चन पूछा गया, वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ पर वैसे मतलब है बच्चों से, वैसे मतलब किससे है? बच्चों से। कवि कहता है कि बच्चों का जो शरीर होता है वो कपास के समान होता है, ठीक है, कपास के समान कोमल होता है। और अगली विशेषता अपन बात करें कि जिस प्रकार से कपास तीनों प्रकार की ऋतुओं को सहन कर लेती है, सर्दी गर्मी वर्षा तीनों प्रकार की ऋतुओं को क्या करती है? सहन करती है। उसी प्रकार बच्चों के शरीर में भी सभी प्रकार की चोटों को सहन करने की क्या होती है? क्षमता होती है। इसी वजह से कवि ने ये कहा है कि वे जन्म से अपने साथ क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कवि ने बच्चे की तुलना कपास से क्यों की है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर यही है दोस्तों कि कपास जो है वो सभी प्रकार की ऋतुओं को सहन करने की क्षमता रहती है और ये विशेषता किसकी होती है? बच्चों की होती है। इसी वजह से कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या आशय है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या आशय है? तो दोस्तों अपन बात करें कि जब बच्चे पतंग उड़ाते समय क्या करते हैं? झुंड में एक साथ क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो उनके पैरों, पद चापों से कह दो या पैरों से उठने वाली जो ध्वनि है वो एक मधुर संगीत की तरह कवि को लगती है। इसी वजह से यही कह सकते हो कि कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोई मधुर बाजा बज रहा हो। उन पैरों की ध्वनि को सुनकर के, उन पैरों से उठने वाली ध्वनि को सुनकर के कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोई मधुर बाजा बज रहा हो। और इसी वजह से कवि ने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह, दिशाएं मृदंग की तरह, क्या मृदंग का मतलब होता है वाद्य यंत्र, ढोलक कह सकते हो आप, कि जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है, ढोलक की तरह बज रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों किसके आधार पर स्पष्ट करना है? पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। तो बात अपन करें, किशोर और युवा जो होते हैं अत्यधिक उत्साही होते हैं, उत्साह से युक्त होते हैं, जोश से युक्त होते हैं और सभी कार्यों को करने की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, और ये सीधी सी बात है कि किसी भी देश का जो विकास है, किसी भी देश का जो विकास है वो
किशोर युवा वर्ग और किशोर और युवा वर्ग पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। किशोर और युवा वर्ग क्या करते हैं, देश की उन्नति करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को एक सही राह पर ले जाते हैं, विश्व में देश का नाम करते हैं। ठीक है, इसी वजह से लेखक ने कहा है कि किशोर और युवा वर्ग क्या है, समाज का मार्गदर्शक है, समाज को सही दिशा की ओर ले जाता है। आगे देखिए, बात अपन करते हैं। हाँ, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पतंग कविता का मूल प्रतिपाद या भाव क्या है। यानी कि पतंग जो कविता है इसका मूल भाव आपसे पूछ लिया जाए या मूल प्रतिपाद विषय आपसे पूछ लिया जाए, दोनों का आंसर एक ही है। तो दोस्तों देखो, बात अपन करते हैं पतंग कविता का मूल भाव या मूल प्रतिपाद क्या है। तो पतंग कविता में कवि ने बच्चों का जो बाल स्वभाव है, बच्चों की जो क्रियाकलाप है और प्रकृति में शरद ऋतु के कारण जो परिवर्तन होता है उसको दिखाया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही बच्चों की इच्छाओं का वर्णन किया है। और इसके बाद देखते हैं पतंग कविता के बिंब विधान पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि बात अपन करते हैं आलोक धनवा जो कवि हैं, दूसरा जो चैप्टर है पतंग, उसमें कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। अच्छा दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना है कि बिंब क्या होता है, बिंब का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, बिंब का मतलब होता है चित्र। क्या होता है, चित्र। यानी कि कवि जो होता है, राइटर जो होता है, लेखक जो होता है, वो शब्दों के चित्र बनाता है। लिखते समय क्या करता है, शब्दों के चित्र बनाता है, उसे बिंबात्मक शैली कहते हैं कविता में। और ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछा गया है दोस्तों कि कविता में बिंबों का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों क्या है कि बिंबों के माध्यम से कवि क्या करता है, अपने भावों को सरल तरीके से प्रकट कर सकता है कविता के अंदर। और श्रोता जो होते हैं, सुनने वाले के द्वारा, पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं, उनको कविता आसानी से समझ में आ जाती है। अब बात करें कि बिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंब दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के बिंबों का निर्माण होता है। जैसे बात अपन करें, आंखों से दिखता है तो दृष्टि बिंब हो जाता है, नाक से सूंघता है तो घ्राण बिंब हो गया, जीभ से स्वाद को चखता है तो स्वाद बिंब हो गया, त्वचा से में स्पर्श का मालूम होता है कि चीज कठोर है, मुलायम है तो स्पर्श बिंब हो गया। इस तरह से क्या होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तरह के बिंबों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं बिंबों पर। देखो, घंटी बजाते हुए जोर जोर से कोई घंटी बजाएगा तो अपने कानों में क्या होती है, घंटी की आवाज अपने आप गूंजने लगती है। यानी कि कौन सा बिंब हो गया, श्रव्य हो गया। कौन सा हुआ, श्रव्य। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, अब कोई चीज मुलायम है, कठोर है, इसका पता आपको कैसे लगेगा, स्पर्श करने से लगेगा। तो कौन सा बिंब हो गया, स्पर्श बिंब हो गया। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। अरे भाई सवेरा होगा तो सवेरे को क्या करोगे, देखोगे तो कौन सा बिंब हो गया, दृश्य बिंब हो गया। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए कोई चीज बज रही है तो ध्वनि होगी, और ध्वनि को सुनोगे तो क्या हो गया, श्रव्य बिंब हो गया। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने व्याख्याएं कर दी है, फिर भी आप अपने पास जो गाइड है, जो भी है, उससे आप पढ़ लीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों क्लासों को, ताकि सभी को इन क्लासों का फायदा हो सके।